सभी लोगों को नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स में। इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, इस वीडियो में हम एक टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है डिफरेंट अप्रोचेस टू द परसूट ऑफ पीस। ठीक है, इसमें हम बेसिकली 3 अप्रोचेस को कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो हम तीनों अप्रोचेस को अंडरस्टैंड करेंगे और उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को साथ साथ में टिक मार्क भी करेंगे। ठीक है, चलिए अंडरस्टैंड करते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है आपकी बुक में। मैं रीड करूंगी और साथ साथ में आप भी फॉलो करते चलिएगा। डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैव बीन यूज्ड फॉर द परसूट ऑफ पीस एंड मेंटेनेंस ऑफ पीस। दीज हैव बीन शेप्ड बाय 3 डिस्टिंक्ट अप्रोचेस। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अब तक हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस तो कर लिया कि ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर कंट्रीज़ के बीच में कन्फ्लिक्ट्स होती रहती है। ठीक है, और सोसाइटीज़ में कन्फ्लिक्ट्स होती रहती है। तो ये सारी चीज़ें हमने अंडरस्टैंड कर ली। तो पीस के लिए भी अगर हम ये चाहते हैं कि वायलेंस ख़त्म हो, पीस आए सोसाइटी में, तो उसके लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ हैं हमारे पास। और वो स्ट्रैटेजीज़ जो है 3 अलग अलग अप्रोचेस के अंतर्गत दी गई है। क्या अप्रोचेस है? चलिए पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारी फर्स्ट अप्रोच क्या कहती है। द फर्स्ट अप्रोच accords centrality to the states, respect their sovereignty, and treats competition among them as a fact of life. Its main concern is the proper management of this competition and with the containment of possible conflicts through the interstate arrangements like balance of power. ठीक है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो ऐसे ही एक बार रीड करने में समझ में नहीं आने वाले हैं, इसलिए हम एक एक करते हुए एक एक वर्ड को अंडरस्टैंड करेंगे, उसका क्या मीनिंग है उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे और इससे हमारा जो आइडिया है क्लियर हो जाएगा। पहली लाइन क्या बोल रही थी कि जो पहली अप्रोच है वो फोकस किस पर करती है? सेंट्रलिटी टू द स्टेट्स। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, सेंट्रलिटी टू द स्टेट्स। जो फर्स्ट अप्रोच है वो फोकस करती है स्टेट्स के ऊपर। ठीक है, कि अलग अलग कंट्रीज़ हैं, तो अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में जो वॉर्स की सिचुएशन बनती है उसको कैसे रोके, स्टेट्स के बीच में एक तरीके से जो कन्फ्लिक्ट हो रही है उसको कैसे प्रिवेंट करे, इस चीज़ के बारे में ये फोकस करती है। तो फोकस किस पर है? सेंट्रलिटी किस पर है? स्टेट्स पर है। ठीक है, रिस्पेक्ट देयर सोवरेनिटी एंड ट्रीट्स कॉम्पिटिशन अमंग देम एज फैक्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है? यहाँ पर हम स्टेट्स की जो सोवरेनिटी है, जो संप्रभुता है, उसको रिस्पेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, और कंपटीशन को एक फैक्ट ऑफ लाइफ मानेंगे। कंपटीशन को फैक्ट ऑफ लाइफ मानने का मतलब सिंपल सा मतलब यही है कि स्टेट्स के बीच में कंपटीशन होता है, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, अमेरिका और चाइना के बीच में कंपटीशन लगातार जारी है, हम ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं। इंडिया और चाइना में लगातार कंपटीशन चल रहा है कि कौन एशिया में डोमिनेट करेगा। ठीक है, उसके भी इन दोनों के बीच में जो है कंपटीशन जारी है, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो हम ये मान रहे हैं कि अलग अलग कंट्रीज़ है पूरी दुनिया में, अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में क्या है, अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में कंपटीशन लगातार चलता रहेगा। ठीक है, इसका लाइन का मतलब सिंपल सा ये है। तो हम स्टेट्स पर भी फोकस कर रहे हैं, स्टेट्स पर फोकस कर रहे हैं तो हम ये समझ रहे हैं कि हाँ, स्टेट्स के बीच में क्या हो रहा है, लगातार कंपटीशन चल रहा है। ठीक है, एक दूसरे को ओवर पावर करने की कोशिश करी जा रही है, कोशिश यही करी जा रही है कि कैसे दूसरी कंट्री से ज़्यादा पावरफुल बनना जाए। ठीक है, ये चीज़ है, इसका मतलब ये है। अब जो हमने ये चीज़ देख ली कि कंपटीशन है, तो ये जो अप्रोच है, फर्स्ट अप्रोच का मेन एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ दिस कंपटीशन। ये कंपटीशन कन्फ्लिक्ट में नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, इसको हमें प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है। ठीक है, सो प्रॉपर मैनेजमेंट करना है कंपटीशन का एंड कंटेनमेंट ऑफ पॉसिबल कन्फ्लिक्ट। कंटेनमेंट शब्द इंपॉर्टेंट है, कंटेनमेंट का मतलब होता है रोकना। ठीक है, जो पॉसिबल कन्फ्लिक्ट हो सकती है अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ कंपटीशन में लगातार बने रहते हैं, तो जो पॉसिबल कन्फ्लिक्ट है उसको हम क्या करेंगे? कंटेन करेंगे। कंटेन का मतलब क्या है? रोकेंगे, जितना ज़्यादा हो सकता है कंपटीशन को कन्फ्लिक्ट में बदलने से रोकेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है। और कैसे रोकेंगे? तरीका क्या होगा? वो मेथड क्या होगा? मेथड होगा एक इंटर स्टेट अरेंजमेंट्स, जैसे कि बैलेंस ऑफ पावर। इसको समझना, अब तक ये शायद बहुत न्यू टर्मिनोलॉजी है, एक नया शब्द है, लेकिन हम समझेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि ये बैलेंस ऑफ पावर क्या होता है। मीनिंग तो समझ में आ रहा है कि पावर को क्या करना है? बैलेंस करना है। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है कि स्टेट्स के बीच में कंपटीशन है, तो अमेरिका के पास तो काफ़ी ज़्यादा पावर है। ठीक है, इकोनॉमिकली देख लो, सबसे ज़्यादा बड़ी एक तरीके से इकोनॉमी है। सिमिलरली मिलिट्रीली देख लो, टेक्नोलॉजिकली देख लो, सारे एस्पेक्ट्स में अमेरिका काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। तो अमेरिका की पावर को क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। कौन कर रहा है बैलेंस? चाइना बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है।
चाइना क्या कर रहा है बैलेंस करने के लिए? तो चाइना अमेरिका की पावर को बैलेंस करने के लिए, एक संतुलन में लेकर आने के लिए क्या कर रहा है? अपनी इकोनॉमी को जितना ज़्यादा हो सकता है बढ़ा रहा है, कंट्रीज़ में इन्वेस्ट कर रहा है जितना ज़्यादा हो सकता है। दूसरा, अपनी मिलिट्री को और ज़्यादा पावरफुल बना रहा है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जितना ज़्यादा हो सकता है करने की कोशिश कर रहा है ताकि अमेरिका को कॉम्पिटिशन दे सके बढ़िया सा। ठीक है, ये चीज़ होती है बैलेंस ऑफ पावर। तो अगर कोई कंट्री अपनी पावर को, अगर कोई कंट्री बहुत पावरफुल है तो बाकी कंट्रीज क्या करेगी? उसकी पावर को बैलेंस करने की कोशिश करेगी। ये चीज़ होती है बैलेंस ऑफ पावर। ठीक है, क्योंकि अगर बैलेंस ऑफ पावर नहीं होगा तो क्या होगा? तो जो कंट्री जो बहुत ज़्यादा अगर पावरफुल हो जाएगी कोई भी कंट्री, तो वो बाकी सभी कंट्रीज़ के ऊपर डोमिनेट करने की संभावनाएं उसकी ज़्यादा हो जाती है। और अगर कोई कंट्री डोमिनेट करेगी तो वॉर्स की संभावनाएं ज़्यादा हो जाएगी, है ना? युद्ध हो सकते हैं ज़्यादा। तो इसीलिए अगर हमें क्या करना है? कंपटीशन है, कंपटीशन में कन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए। कन्फ्लिक्ट को क्या करना है? कंटेन करना है। कंटेन करने का तरीका क्या है? एक इंटर स्टेट अरेंजमेंट, कि स्टेट्स के बीच में एक अरेंजमेंट। कैसा कैसा अरेंजमेंट? बैलेंस ऑफ पावर का। चाइना क्या कर रहा है? अमेरिका को बैलेंस कर रहा है। यहाँ पर एशिया में अगर हम बात करेंगे तो एशिया में चाइना को बैलेंस कौन करने की कोशिश कर रहा है? इंडिया। हम लोग बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि चाइना किसी भी तरीके से बहुत ज़्यादा एशिया में डोमिनेट ना करने लगे। ठीक है, ये चीज़ होती है बैलेंस ऑफ पावर। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट अप्रोच को समराइज करें कि फर्स्ट अप्रोच से हमने क्या अंडरस्टैंडिंग ली? फर्स्ट अप्रोच सिंपल सी बात कहती है कि स्टेट्स है, स्टेट्स इंपॉर्टेंट है, स्टेट्स के बीच में लगातार कंपटीशन चल रहा है, लेकिन ये कंपटीशन को हमें प्रॉपर तरीके से मैनेज करना होगा। और मैनेज करने का मतलब क्या है? कि कंपटीशन कन्फ्लिक्ट में नहीं बदलना चाहिए, वॉर्स नहीं होनी चाहिए कंट्रीज़ के बीच में। और कैसे ये चीज़ हम रोकेंगे? इस चीज़ को हमें क्या करना पड़ेगा? तरीका है बैलेंस ऑफ पावर। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पावर किया जाएगा। हर कंट्री, जो भी पावरफुल कंट्री है, उसको बैलेंस करने के लिए दूसरी कंट्री अपनी पावर्स को इंक्रीज करने की कोशिश करती है ताकि वॉर्स ना हो। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ लो, आज के टाइम में वॉर्स होने की संभावनाएं क्यों इतनी ज़्यादा लिमिट हो गई है? क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर दिखता है। कैसे दिखता है? हमें पता है कि जो चाइना है और इंडिया है, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बड़ी स्ट्रगल चल सकती है, बॉर्डर डिस्प्यूट हो सकते हैं, लेकिन दोनों वॉर पर नहीं जाएगी। रीज़न बीइंग दोनों के पास क्या है? न्यूक्लियर पावर है। ठीक है, दोनों के पास एक बैलेंस ऑफ पावर के फॉर्म में क्या है? दोनों के पास बैलेंस ऑफ पावर के फॉर्म में न्यूक्लियर पावर है। अगर एक ने अटैक करा, दूसरा भी अटैक करेगा और दोनों कंट्रीज में डिस्ट्रक्शन होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये तरीका है जो फर्स्ट अप्रोच है, हमें ये बताती है कि हमें कन्फ्लिक्ट को क्या करना होगा? कन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करना होगा और पावर्स को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब हम सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि हमारी सेकेंड अप्रोच क्या कहती है। सेकेंड अप्रोच टू ग्रांट्स द डीप रूटेड नेचर ऑफ इंटरस्टेट राइवलरी, but it stressed the positive presence and the possibilities of interdependence. It underscores the growing social and economic cooperation among the nations. जो इंपॉर्टेंट लाइंस है ना, जो मैंने रेड कलर से टिक मार्क कर रखी है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर सपोज क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में कि पॉइंट्स बताइए, एक्सप्लेन द सेकेंड अप्रोच ऑफ ब्रिंगिंग अप द पीस इन द वर्ल्ड, तो जो सेकेंड अप्रोच है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने हाईलाइट करे हुए हैं, साथ ही साथ टिक मार्क भी करे हैं, आप भी साथ साथ टिक मार्क कर लीजिए। ठीक है, तो सेकेंड अप्रोच क्या कहती है? सेकेंड अप्रोच कहती है कि हमें पॉजिटिव प्रेजेंस पर फोकस करना है, हमें इंटरडिपेंडेंस पर फोकस करना है। इसका मतलब क्या है? समझ में आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। अंडरस्कोर्स इट अंडरस्कोर्स द ग्रोइंग सोशल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग द नेशंस। ठीक है, फर्स्ट अप्रोच क्या कह रही थी? स्टेट्स के बीच में कॉम्पिटिशन एक फैक्ट ऑफ मैटर ऑफ लाइफ है, कि स्टेट्स के बीच में कॉम्पिटिशन होता रहेगा। ये वाली क्या कह रही है? ये वाली कह रही है कि ठीक है, स्टेट्स है, अलग अलग कंट्रीज़ है दुनिया में, लेकिन हमें कंट्रीज़ के बीच में कंपटीशन पर फोकस नहीं करना, कोऑपरेशन पर फोकस करना है, इंटरडिपेंडेंस पर फोकस करना है। ठीक है, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सोशल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो कंट्रीज़ के बीच में होता है उसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। ठीक है, सोशल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग द कंट्रीज़ हमें क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। और क्या कहती है? अंडरस्टैंड करते हैं। सच कोऑपरेशन इज एक्सपेक्टेड टू टेम्पर स्टेट सोवरेनिटी एंड प्रमोट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। ये जो कॉपरेशन है ये क्या लेकर के आएगी? ये एक इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग लेकर के आएगी। इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग का मतलब कि केवल हम ही नहीं है, केवल अमेरिका ही नहीं है, या केवल चाइना ही नहीं है, बाकी कंट्रीज भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इस तरीके से एक स्टेट बाकी कंट्रीज को रिकॉग्नाइज करेगा। अब देखो एग्जाम्पल ले लो, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जब हम बात कर रहे हैं कि स्टेट्स के बीच में सोशल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाना चाहिए, सेकेंड अप्रोच ये कहती है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सी बात है कि जो स्टेट्स के बीच में जो ट्रेड है
उसको जितना ज़्यादा हो सकता है इंक्रीज़ करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट कंट्रीज़ के बीच में जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहिए। और लोगों का जो मूवमेंट है कि चाइना के लोग इंडिया में आए, इंडिया के लोग चाइना में जाए, ठीक है, अमेरिकन्स क्या करें, अमेरिकन्स चाइना में जाए, चाइना के लोग अमेरिका में जाए, ठीक है, रेसिप्रोकली इसी तरीके से कंट्रीज़ के बीच में रिलेशंस को बढ़ाने के लिए, अच्छा करने के लिए हमें लोगों की मूवमेंट्स को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, हमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट है वो बहुत ही कम हो जाएगी और जो कॉपरेशन की संभावनाएं हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया चाइना का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। हमें पता है कि कितनी ही बुरी कंडीशन बॉर्डर पर क्यों ना हो जाए, बट दोनों इंडिया और चाइना क्या है, एक दूसरे के साथ इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, ठीक है। इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्पोर्ट करता है चाइना से, और चाइना की भी बहुत सारी कंपनीज इंडिया में फंक्शन कर रही है। तो जब इकोनॉमिकली ये दोनों कंट्रीज इतने ज़्यादा जुड़ जाती है तो भले ही कुछ समय के लिए बातचीत रुक जाए, ठीक है, बॉर्डर पर डिस्प्यूट हो जाए, तो कुछ समय के लिए हो सकता है ऐसा लगे कि हाँ सिचुएशंस ख़राब हो गई है, पर फिर धीरे धीरे क्या होता है, फिर धीरे धीरे कंट्रीज़ के लीडर्स एक साथ बातचीत करते हैं, कोशिश करते हैं कि भाई बॉर्डर्स पर तुमने जो किया गलत किया, और फिर से कोशिश करते हैं कि चीज़ों को रिजॉल्व किया जाए। बातचीत डिप्लोमेसी के ज़रिए सॉल्यूशंस को निकालने की कोशिश करी जाती है, और फिर से जो व्यापार है, जो ट्रेड है, जो लोगों का मूवमेंट है एक दूसरे कंट्रीज़ के साथ, वो बढ़ जाता है, ठीक है। समझ पा रहे हो, ये है सेकेंड अप्रोच। सेकेंड अप्रोच पहली वाली अप्रोच से पहली वाली अप्रोच से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि पहली वाली कहती है कंपटीशन होगा, ये वाली कहती है कि नहीं, हमें यहाँ पर कंपटीशन नहीं देखना, हमें देखना है कि सोशल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, ठीक है। और इससे कंट्रीज़ के बीच में एक इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम तो एग्जिस्ट करते ही हैं, एक कंट्री तो एग्जिस्ट कर रही है, चाइना भी कर रही है एग्जिस्ट, इंडिया भी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन वो कंट्रीज़ फिर दूसरे कंट्रीज़ को भी रिकॉग्नाइज करना चालू कर देती है कि चलो ठीक है, चाइना ने क्या करा, चाइना ने रिकॉग्नाइज करा कि चाइना इंपॉर्टेंट है, लेकिन चाइना ने अपना कॉपरेशन जब बाकी सभी कंट्रीज़ के साथ, अमेरिका के साथ, इंडिया के साथ करना ज़्यादा कर दिया, तो चाइना ने एक रिकॉग्निशन दिया कि हाँ अमेरिका भी इंपॉर्टेंट है और इंडिया भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली ग्लोबल कन्फ्लिक्ट वुड बी रिड्यूस लीडिंग टू बेटर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ पीस, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो कन्फ्लिक्ट की संभावना है कम से कम होगी, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिकली और सोशली जो लिंक है कंट्रीज़ के बीच में, लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सकता है पीस होने की संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ेगी। इसका एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, एग्जाम्पल जो आपकी बुक में दिया हुआ है। एग्जाम्पल फ्रीक्वेंटली साइटेड बाई एडवोकेट्स ऑफ दिस अप्रोच इज दैट ऑफ द पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू यूरोप विच सिक्योर ड्यूरेबल पीस बाय ग्रेजुएटिंग फ्रॉम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन टू पॉलिटिकल यूनिफिकेशन। वर्ल्ड वॉर से पहले क्या हो रहा था, या ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर क्या हो रहा था, जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, जर्मनी अलग ग्रुप में था, ब्रिटेन फ्रांस अलग ग्रुप्स में था, लड़ रहे थे कि नहीं लड़ रहे थे, है ना। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सारी की सारी यूरोपियन कंट्रीज़ एक साथ आ गई और उन्होंने एक इंटीग्रेशन बनाया, एक पॉलिटिकल और एक इकोनॉमिक यूनियन बनाया। उस पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन का नाम क्या है, यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, सारी की सारी कंट्रीज़ इकोनॉमिकली पॉलिटिकली एक साथ मिलकर के काम कर रही है, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग हम लोगों को लेनी है। और ठीक ऐसा नहीं है कि केवल यूरोपियन यूनियन ही है, अफ्रीकन यूनियन भी है, ठीक है। सारी की सारी ज़्यादातर जो अफ्रीका कंट्रीज़ हैं, मोर देन 55 प्लस कंट्रीज़ अफ्रीका की, वो सारी की सारी एक साथ इकोनॉमिकली पॉलिटिकली इंटीग्रेटेड है अफ्रीकन यूनियन के अंतर्गत, ठीक है। सिमिलरली अगर हम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन की बात करें, ठीक है, एशियान की अगर हम बात करें, तो उसमें क्या हो रहा है, 10 कंट्रीज़ जो साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज़ हैं वो एक साथ मिलकर के काम कर रही है, इकोनॉमिकली पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली सारे मिलकर के काम कर रही है। और जब कोई कंट्रीज़ ऐसे ग्रुप्स बना लेती है, एशियान बन जाता है, अफ्रीकन यूनियन जैसे ग्रुप्स बन जाते हैं, तो कंट्रीज़ के बीच में कन्फ्लिक्ट्स की संभावनाएं कम हो जाती है। और अगर कोई कन्फ्लिक्ट होती भी है तो डिप्लोमेसी के जरिए रिजॉल्व करा जाएगा, वॉर नहीं करेगी कंट्रीज़, क्योंकि इकोनॉमिक इंटरेस्ट दोनों का, सभी कंट्रीज़ का एक साथ मिल चुका है, ठीक है। आई होप आपको सेकेंड अप्रोच क्लियर होगी कि सेकेंड अप्रोच फोकस करती है इंटरडिपेंडेंस और कोऑपरेशन पर, और जो इंपॉर्टेंट टिक मार्क है आई होप आपने भी टिक मार्क कर लिए होंगे, ठीक है। थर्ड अप्रोच क्या कहती है, इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। The third considers the state system to be a passing phase of the human history. It envisages the emergence of a supranational order and sees the fostering of global community as the surest guarantee of peace. थर्ड अप्रोच अलग है बाकी दो अप्रोचेस से। अब तक बाकी दोनों अप्रोचेस स्टेट्स के बीच में, स्टेट्स को लेकर के बात कर रही थी। ये वाली कह रही है कि जो सिस्टम है ना स्टेट का ये जो सिस्टम है वो एक पासिंग फेज है, और आने वाले टाइम में क्या है, आज के टाइम में एक ग्लोबल कम्युनिटी आ चुकी है, ठीक है।
आज के टाइम में क्या आ चुकी है, एक ग्लोबल कम्युनिटी आ चुकी है, ठीक है। और एक और शब्द इन्होंने बोला है जिसका नाम है सुप्रा नेशनल ऑर्डर। सुप्रा नेशनल का मतलब क्या है? सुप्रा नेशनल का मतलब है नेशन से ऊपर का एक लेवल, ठीक है। कंट्रीज हो गई तो कंट्रीज तो एक नेशनल लेवल हो गया, कंट्रीज से भी ऊपर का लेवल जिसको हम लोग ग्लोबल लेवल बोलते हैं वो एक तरीके से होता है सुप्रा नेशनल ऑर्डर। अब जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ग्लोबल कम्युनिटी की तो वो क्या है, हम सभी एक कंट्री के सिटीजन हैं, ठीक है, लेकिन हम सभी ह्यूमन बीइंग भी तो है, हम सभी इस पूरी दुनिया के मेंबर भी तो है। और वही चीज़ हमें क्या बनाती है, हमें पूरी ग्लोबल कम्युनिटी का मेंबर बनाती है, ठीक है। और ये समझ में आ जाएगा कि ग्लोबल कम्युनिटी का क्या मतलब है और कैसे ग्लोबल कम्युनिटी आज के टाइम में अराइज कर रही है थोड़ी थोड़ी, वो हम अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखिए, अंडरस्टैंड करते हैं। नॉन गवर्नमेंटल एक्टर्स लाइक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस एंड पीपल्स मूवमेंट, ठीक है। और ये सब क्यों हो रहा है? ये सब हो रहा है बिकॉज ऑफ द ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ? ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमने ये देखा कि कंट्रीज़ के बीच में जो लोगों की मूवमेंट थी, है ना, वो क्या हो गई, बढ़ गई। बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स अमेरिका में पढ़ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं, जापान में पढ़ रहे हैं, चाइना में पढ़ रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली बाकी सभी कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स भी आकर के इंडिया में पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है, ये लोगों का मूवमेंट इतना ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे, स्टूडेंट्स की ही बात नहीं है, काम करने वाले लोगों की भी बात करें, प्रोफेशनल्स की भी बात करें, इतने सारे इंडियंस डायस्पोरा जिसको हम लोग कहते हैं, तो जो इंडियंस हैं वो अमेरिका में जाकर काम कर रहे हैं, मलेशिया में जाकर के काम कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में जाकर के काम कर रहे हैं, कोई चाइना में, कोई रशिया में, कोई फ्रांस में। ये सारे क्या है, ये सारे ग्लोबल मूवमेंट्स हैं। इसी की वजह से कोई कंट्री पैदा ही चाहे किसी कंट्री में क्यों ना हो रहा हो, कोई कंट्री पैदा किसी और कंट्री में होता है लेकिन काम करता है कहीं और, पढ़ाई करता है कहीं और। तो ये क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि हम केवल अपने आप को केवल एक कंट्री का सिटीजन नहीं देख सकते, हम एक ग्लोबल कम्युनिटी के मेंबर भी हैं, ठीक है। इसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। और खुद देखो, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस है आज के टाइम में, अमेजॉन का एग्जाम्पल ले लो, एप्पल का एग्जाम्पल ले लो, माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। ये सारी क्या है, ये सारी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है जो केवल एक कंट्री में नहीं, सारे के सारे बहुत सारे कंट्रीज़ में काम कर रही है। और इसकी वजह से कंट्रीज़ के बीच में जो इकोनॉमिक कॉपरेशन है वो कहीं ना कहीं इसकी वजह से इन्हांस हो गया है, ठीक है। और साथ ही साथ में कुछ सर्टेन एनजीओज भी आ गए हैं, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या करता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल अगर कहीं भी दुनिया में, किसी भी कंट्री में, किसी भी सोसाइटी में किसी का ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है तो एमनेस्टी इंटरनेशनल उसके लिए काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये कंट्री से जुड़ा हुआ नहीं है, ये है पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ, ग्लोबल कम्युनिटी से जुड़ा हुआ। क्योंकि ये कहीं पर भी, कोई भी कंट्री में, किसी भी सोसाइटी में किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसके लिए काम करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होगा, एक वर्ल्ड पीस कहीं ना कहीं आ जाएगा। जब हम अपने आप को केवल एक नेशन के मेंबर ना देखते हुए अपने आप को मानेंगे, ये रियलाइज़ कर लेंगे कि हाँ, आज के टाइम में हमारी एक ग्लोबल पहचान भी है, पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है आज के टाइम में बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कल्चरल एक्सचेंज इतना ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। हमारा फूड देख लो कितना ज़्यादा प्रभावित हो गया है बाकी सभी कंट्रीज से। और ऐसी बात नहीं है कि केवल इंडिया का फूड प्रभावित हुआ है, इंडिया का जो कल्चर है वो भी बाकी सभी दुनिया अडॉप्ट कर रही है। योग की अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया एक तरीके से योग कर रही है आज के टाइम में, ठीक है। इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। तो ये जो योग की पहचान पूरी वैश्विक पटल पर हुई है, ये चीज़ क्या शो कर रही है, ये चीज़ शो कर रही है कहीं ना कहीं हम जो ग्लोबल कम्युनिटी का जो एक आइडेंटिटी है वो हमारे आज के टाइम में इवॉल्व कर रहा है, ठीक है। कल्चरल एस्पेक्ट्स पर, सोशल एस्पेक्ट पर, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स पर, ठीक है। ये हमारी थर्ड अप्रोच है जो फोकस करती है कि हमें स्टेट्स तक ही सीमित नहीं रहना है, हमें अपने आप को एक ग्लोबल कम्युनिटी का मेंबर देखना है। जितने ज़्यादा ग्लोबल लेवल पर हम काम करेंगे मिल करके तो उतना ही ज़्यादा पीस को हम लेकर आ पाएंगे सोसाइटी में, ठीक है। ये थर्ड अप्रोच थी। अब एक और चीज़ है जो यहाँ पर आपके बॉक्स में दी हुई है, बॉक्स में तो नहीं बट ये जो लास्ट पॉइंट है उसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो यूनाइटेड नेशन जो है ना, वो क्या कर रहा है, वो बेसिकली ये तीनों अप्रोचेस के कुछ एलिमेंट्स को एक तरीके से कैरी करता है। कैसे करता है, चलिए अंडरस्टैंड करते हैं। यूनाइटेड नेशन में बी सेड टू एम्बॉडी द एलिमेंट्स ऑफ ऑल द थ्री अप्रोचेस। सिक्योरिटी काउंसिल विच गिव्स परमानेंट मेंबरशिप एंड वीटो पावर टू 5 डोमिनेंट स्टेट्स रिफ्लेक्ट्स द प्रेवलेंट इंटरनेशनल हायरार्की। तो यूनाइटेड नेशन में क्या है, हम तीनों अप्रोचेस को देख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट अप्रोच क्या थी, फर्स्ट अप्रोच कहती है कि स्टेट्स के बीच में क्या है, कंपटीशन है और स्टेट्स क्या कर रहे हैं, बैलेंस ऑफ पावर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन में ये पर्टिकुलर अप्रोच कैसे रिफ्लेक्ट होती है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है सिक्योरिटी काउंसिल का।
सिक्योरिटी काउंसिल में क्या हो रहा है? सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। कौन कौन से हैं? चाइना है, फ्रांस है, रशिया है, यूके है और यूएसए है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, वहाँ पर 5 परमानेंट मेंबर्स है। और इनको क्या मिली है? इन 5 परमानेंट मेंबर्स को वीटो पावर मिली है। वीटो पावर क्या होती है? वीटो पावर बेसिकली द राइट टू शूट डाउन अ प्रपोजल इवन इफ इट इज सपोर्टेड बाय अदर मेंबर्स। सिंपल सी बात यह है, इसको एग्जाम्पल के जरिए समझ लो। अगर कोई भी एक पर्टिकुलर कंट्री एक रेजोल्यूशन लेकर के आती है और कोई एक कंट्री उस रेजोल्यूशन में उस रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करती है, तो वो क्या करेगी? वीटो पावर करेगी, वीटो पावर का यूज़ करेगी और उसकी वजह से वो प्रपोजल पास नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट अप्रोच है वो सिक्योरिटी काउंसिल में कैसे रिफ्लेक्ट होती है, वो आइडिया ऑफ बैलेंस ऑफ पावर यहाँ पर कैसे रिफ्लेक्ट होता है, एक एग्जाम्पल के जरिए समझ में आ जाएगा। जब अमेरिका रशिया के खिलाफ एक प्रोविजन लेकर के आता है, एक रेजोल्यूशन लेकर के आता है यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो चाइना क्या करता है? चाइना बेसिकली अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करता है। ठीक है, चाइना क्या करता है? वीटो पावर का इस्तेमाल करता है टू सपोर्ट रशिया, क्योंकि वो रेजोल्यूशन रशिया के खिलाफ था। ठीक है, तो क्या हो रहा है? बैलेंस ऑफ पावर करने की कोशिश करी जा रही है। अमेरिका को बैलेंस करने के लिए वीटो पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से सिक्योरिटी काउंसिल में बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ वीटो पावर एक कंट्री बाकी दूसरी कंट्री को इस तरीके से बैलेंस करती है। ठीक है, अब दूसरी अप्रोच को देख लेते हैं कि कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल प्रमोट्स इंटरनेशनल इंटर-स्टेट कोऑपरेशन इन द सेवरल स्फीयर। तो एक इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है, ये भी यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत ही आता है। ये क्या कर रहा है? ये इंटर स्टेट कोऑपरेशन को प्रमोट कर रहा है। इंटर स्टेट का मतलब क्या है? स्टेट्स के बीच में इकोनॉमिक लेवल पर, सोशल लेवल पर कोऑपरेशन को प्रमोट करता है। और सेकेंड अप्रोच हमने यही पढ़ी थी कि इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द स्टेट एंड कोऑपरेशन बिटवीन द स्टेट, और वो भी इकोनॉमिक और सोशल कोऑपरेशन, उसको इन्हांस किया जाना चाहिए। तो यही काम कौन कर रहा है? यही काम इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल कर रहा है। ठीक है, अब थर्ड अप्रोच को देख लेते हैं। द कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स सीक्स टू शेप एंड अप्लाई द ट्रांसनेशनल नॉर्म्स। तो जो कमीशन है, ह्यूमन राइट्स की जो कमीशन है, वो क्या कर रही है? वो बेसिकली ट्रांसनेशनल नॉर्म्स को फॉलो कर रही है। ठीक है, उसको अप्लाई कर रही है हर कंट्रीज़ के ऊपर। एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी भी कंट्री में रहने वाले किसी भी सोसाइटी के किसी मेंबर का अगर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, तो जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो उसको कैसे देख रही है? वो उसको एक ग्लोबल कम्युनिटी के मेंबर के तौर पर देख रही है। ठीक है, वो किसी कंट्री के सिटीजन के तौर पर उसको नहीं देख रही, या किसी सोसाइटी के मेंबर के तौर पर नहीं देख रही। उसको देख रही है कि वो एक ग्लोबल मेंबर है, और अगर किसी ग्लोबल मेंबर के साथ उसका ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया जाएगा, तो जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसके प्रोटेक्शन में काम करेगी। रेफ्यूजी क्या है? रेफ्यूजी आज के टाइम में एक ग्लोबल कम्युनिटी के मेंबर है। ठीक है, क्योंकि उनका कोई पर्टिकुलर स्टेट तो नहीं है, वो तो किसी कंट्री के मेंबर नहीं होते। ठीक है, तो रेफ्यूजी के लिए क्या किया जा रहा है? रेफ्यूजी के भी ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए काम किया जा रहा है, बिकॉज उनको देखा जा रहा है एज अ मेंबर ऑफ ग्लोबल कम्युनिटी। और थर्ड अप्रोच क्या कहती है? थर्ड अप्रोच यही कहती है कि हमें अपने आप को एक ग्लोबल कम्युनिटी के मेंबर के तौर पर देखना है, ताकि हम जितना हो सकता है कोऑपरेशन कर सके एक दूसरे के साथ, और सोसाइटी में पीस लेकर आने के लिए काम कर सके। ठीक है, तो ये थर्ड अप्रोच इस तरीके से यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स का जो कमीशन है उसमें रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से तीनों के तीनों अप्रोचेस हम यूनाइटेड नेशंस में देख सकते हैं। आई होप आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। हमने सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ों को पढ़ा। अगर हम क्विक रिकॉल करना चाहें तो फर्स्ट अप्रोच ये कहती है स्टेट्स पर फोकस करना है। स्टेट्स में क्या होती है? जो कॉम्पिटिशन है वो होती है, लेकिन कॉम्पिटिशन को कन्फ्लिक्ट में बदलने से रोकना है, कंटेनमेंट करना है पॉसिबल कन्फ्लिक्ट का। तरीका क्या बताया था उन्होंने? बैलेंस ऑफ पावर। दूसरी अप्रोच क्या कहती है? दूसरी अप्रोच कहती है कि स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन को इन्हांस करना है, सहयोग को बढ़ाना है, और सोशल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बारे में वो बात करती है। ठीक है, और थर्ड अप्रोच क्या कहती है? थर्ड अप्रोच कहती है कि हमें क्या करना है? अपने आप को स्टेट से ऊपर उठाना है, अपने आप की जो ग्लोबल आइडेंटिटी है उसको रिकॉग्नाइज करना है कि आज से हम क्या है? ग्लोबल कम्युनिटी के मेंबर है, और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन और जो लोगों की जो मूवमेंट्स हो रही है, जो कंट्रीज़ के बीच में सोशल, इकोनॉमिक और जो कल्चरल एक्सचेंजेस हो रहे हैं, वो चीज़ इस पर्टिकुलर अप्रोचेस को रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, तो ये 3 अप्रोचेस थी। आई होप आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। अगर चीज़ें क्लियर हुई है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी लोगों को नमस्कार।